हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इस वीडियो के माध्यम से जनरल नॉलेज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर व्याख्या के साथ देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन है गहराई नापने में, बी ऑप्शन है आर्द्रता नापने में, सी ऑप्शन है तापक्रम मापने में, डी ऑप्शन है ऊंचाई नापने में। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पायरोमीटर का प्रयोग तापक्रम नापने में किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो गहराई नापने में फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं, नोट कर लीजिएगा। आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, हाइग्रोमीटर। और इसमें ऊंचाई नापने के लिए सेक्सटेंट नामक जो यंत्र होता है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है जिंक, बी ऑप्शन है मैग्नीशियम, सी ऑप्शन है क्लोरीन, डी ऑप्शन है तांबा। तो लोहे में जंग ना लगे इसके लिए जिंक का प्रयोग किया जाता है। आप सभी लोग जानते हो, आर्द्र वायु के संपर्क में आने से लोहे के ऊपर लाल रंग की ढीली परत जम जाती है जिसे जंग कहा जाता है। इसे रोकने के लिए लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है जिसे गैल्वेनाइजेशन या गैल्वनीकरण या जस्तीकरण या यशद लेपन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जा सकता है कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वनीकरण क्या होता है, यशद लेपन क्या होता है। तो जस्तीकरण तो आपको बता देना, जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, तो यही होता है गैल्वेनाइजेशन, जिससे लोहे का संपर्क ऑक्सीजन से नहीं हो पाता और इसमें जंग नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जो कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनके वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है थियोलॉजी, बी ऑप्शन है एंटोमोलॉजी, सी ऑप्शन है पैरासिटोलॉजी और डी ऑप्शन है मेलेकोलॉजी। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एंटेमोलॉजी जो है जंतु विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन किया जाता है। इख्तियोलॉजी जो ए ऑप्शन में दिया है इसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है। सी ऑप्शन में पैरासिटोलॉजी दिया गया है, इसमें परजीवियों और उनके पोषकों के बीच अंत संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है। ए ऑप्शन है केंचुआ, बी ऑप्शन है सरीसृप, सी ऑप्शन है कॉकरोच, डी ऑप्शन है टोड। तो खुला रक्त संचरण जो पाया जाता है वो कॉकरोच में पाया जाता है। कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इसे लाकुनर प्रकार का परिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है। अंतरांगों के चारों ओर सीलोम के स्थान पर रुधिर पात्रों का खुला परिसंचरण तंत्र हीमोसील नामक बड़ी गुहा होती है। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। ए ऑप्शन है 31 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है 98.4 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन है 36.9 डिग्री सेल्सियस, डी ऑप्शन है 31.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है, 36.9 डिग्री सेल्सियस। जबकि फ़ारेनहाइट स्केल पर पूछ लिया जाए तो वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। ए ऑप्शन है ग्लूकोज, बी ऑप्शन है फ्रक्टोज, सी ऑप्शन है डीऑक्सी डी ऑप्शन है राइबोज। अगर आपने 6 क्लास बहुत अच्छे से किया है तो आपको डीएनए के बारे में सारे क्वेश्चन आते होंगे, क्योंकि डीएनए के बारे में 6 क्लास से पढ़ाना शुरू हो जाता है हिंदी माध्यम में। इंग्लिश में तो और जल्दी पढ़ाने लगते हैं यूपी सीबीएसई बोर्ड में। तो
सिक्स में जो सिक्स क्वेश्चन है इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही। बहुत सरल है। इसमें डीएनए डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले तंतुनुमा जो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। डीएनए जीवाणु कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल या डीएनए कहते हैं। इनमें आनुवांशिक कूट जो है संबद्ध रहता है। डीएनए अणु की संरचना घुमावदार सीढ़ी की तरह होती है। डीएनए का एक अणु 4 अलग-अलग वस्तुओं से बना होता है जिन्हें न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इन न्यूक्लियोटाइडों से युक्त डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। इन न्यूक्लियोटाइडों में एक फॉस्फेट अणु भी जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है राजसूई से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है। तो राजसूई से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन कौन से वेद में है? ए ऑप्शन है ऋग्वेद, बी ऑप्शन है यजुर्वेद, सी ऑप्शन है सामवेद, डी ऑप्शन है अथर्ववेद। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। राजसूई का संबंध जो है यजुर्वेद से संबंधित है। यजुस का शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ, पूजा, श्राद्ध, आदर इत्यादि। वेद के मंत्रों का पाठ यज्ञ में आधुर्य नामक पुरोहित, ये याद रखिएगा, ये नाम था इनका, आधुर्य नामक जो पुरोहित थे वर्क करता था। इसकी वाजसनेयी संहिता के 40 अध्याय हैं। प्रारंभ में 25 अध्याय विषय वस्तु की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रथम और द्वितीय अध्याय में दर्श एवं पौर्णमास यज्ञों के मंत्र संकलित हैं। तृतीय अध्याय में दैनिक और अग्निहोत्र तथा चतुर्मास्य यज्ञ में मंत्रों का संग्रह है। चतुर्थ से अष्टम अध्याय पर्यंत अग्निष्टोमादि सोमयज्ञों एवं पुष्पबल से संबंधित मंत्र प्राप्त होते हैं। कतिपय एक दिन में समाप्त होने वाले यज्ञ भी सोमयज्ञों की परंपरा में प्राप्त हैं। इनमें वाजपेयी यज्ञ सर्वप्रधान है। सोमयज्ञों की ही परंपराओं में राजाओं द्वारा संपाद राजसूय यज्ञ भी है। वाजपेयी एवं राजसूय यज्ञों की प्रार्थनाएं वाजसनेयी संहिता के 9वें तथा 10वें अध्याय में की गई हैं। ऋग्वैदिक धर्म में देवताओं की कृपा या उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए यज्ञ करके देवताओं की पूजा की जाती थी। यज्ञों में दी जाने वाली बलि दूध, अन्न, घी, मांस तथा सोम की होती थी। ऋग्वेद में सोम यज्ञ का भी विशद उल्लेख होता है। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन है बलिदान, बी ऑप्शन है बैल, सी ऑप्शन है अनुवांशिक, डी ऑप्शन है प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। वैदिक काल में बलि शब्द का मतलब ये होता था कि प्रजा के द्वारा जो शासक होता था उसे एक भेंट दी जाती थी, उसे बलि कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है बोधगया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। निम्नलिखित में से 2 बंजारे कौन थे? ए ऑप्शन है मल्लिक और तपस्सु, बी ऑप्शन है मल्लिक और देवदास, सी ऑप्शन है तपस्सु और सूलक, डी ऑप्शन है सूलक और देवदास। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बोधगया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। तो वे 2 बंजारे थे मल्लिक और तपस्सु। बोध प्राप्ति का स्थान होने के कारण उस जगह का नाम बोध गया पड़ा। ठीक है, जिसे अभी गया के नाम से जाना जाता है वो बोध गया होता है। और वहाँ पे महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष मतलब पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह बोधि वृक्ष कहा गया। यही उन्होंने विभिन्न कष्टों और दुखों से पीड़ित जनता को ज्ञान और सत्य की शिक्षा देने का निश्चय किया। गया में तपस्सु और मलिक नामक निम्न जातीय 2 बंजारों को उपदेश देकर उन्होंने अपना अनुयायी बना लिया था। अगला क्वेश्चन है खानका क्या था? ए ऑप्शन है सूफियों का निवास स्थान, बी ऑप्शन है धार्मिक संस्था, सी ऑप्शन है पूजा स्थल, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। खानका जो होता है सूफियों का निवास स्थान होता है। खानका
सूफियों का निवास स्थान था। यहाँ का वातावरण बहुत ही उदार था। यहाँ के कीर्तन में हिंदू भी सम्मिलित होते थे। खानका की दिनचर्या पीर पर ही निर्भर रहती थी। ऐसी स्थिति में ही सिलसिलों के जो संस्थापक होते थे या फिर उत्तराधारी होते थे, उन्हें नियुक्त किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय चित्रकारी या यूरोपीय पेंटिंग्स का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? ए ऑप्शन है हुमायूं, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है जहांगीर, डी ऑप्शन है शाहजहां। तो आप सभी लोग जानते हैं चित्रकारी का स्वर्ण युग कौन सा काल कहलाता है? तो वो कहलाता है जहांगीर। पर यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश अगर पूछ लिया जाए तो वो होता है अकबर। ठीक है, भारत में चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में हुआ था। तो इसमें 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। चित्रकला का विकास जो है हुमायूं के शासनकाल में हुआ, यूरोपियन चित्रकारी का प्रवेश अकबर के शासनकाल में हुआ, और चित्रकारी की स्वर्णिम काल जो कहलाता है वो जहांगीर का काल कहलाता है। ठीक है, कभी इनके चित्रकार जो है उनके नाम पूछ लिए जाए तो वो थे पीर मीर सैयद अली सिराजी तथा ख्वाजा अब्दुल सैयद। हुमायूं के काल के प्रसिद्ध कलाकार थे। इनकी सेवाएं अकबर ने भी प्राप्त की थी। अकबरकालीन चित्रकला के 2 मुख्य प्रतिपाद्य विषय थे, दरबारी चित्र और छवि चित्रण। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल शैली पर पड़ा। यूरोपीय चित्रकला के कुछ नमूने पुर्तगालियों के माध्यम से अकबर के दरबार में पहुंचे थे। इससे मुगल चित्रकारों ने 2 विशेषताएं ग्रहण की, व्यक्ति विशेष का चित्रण और दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह कौन सा था? ए ऑप्शन है कोल, बी ऑप्शन है मुंडा, सी ऑप्शन है खासी, डी ऑप्शन है संथाल। तो जो खासी जनजाति है इसने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। कब किया था? 1830 के दौरान। 1833 3 साल ये विद्रोह चला था, 1830 से 33 तक। अब इसमें कोल विद्रोह की अगर बात करें तो 1831 से 48 तक कोल विद्रोह चला था, 1831 से 48 तक। मुंडा विद्रोह की अगर बात करें तो 1895 में ये विद्रोह हुआ था और ये 1901 तक चला था। ठीक है, अब इसमें था संथाल विद्रोह, तो ये था 1855 से 56। ये बहुत कम चला था, ये 21 साल में खत्म हो गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं कभी भगवान नहीं बनूंगा? ए ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने कहा यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं कभी भगवान को नहीं मानूंगा? तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इनके अगर कार्यकाल की बात करें तो ये 1956 से लेकर 1856 से लेकर 1920 तक, 1856 में इनका जन्म हुआ, 1920 में इनका देहांत हुआ, तब तक इनका कार्यकाल था। तो उनको इनको क्या था कि भारतीय राष्ट्रवाद का भागीरथ ऋषि कहा जाता था। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भागीरथ ऋषि किसका उपनाम है तो वो है बाल गंगाधर तिलक का। लोकमान्य तिलक ने भारत में समाज सुधारक कार्यक्रम लागू करने के लिए ब्रिटिश सरकार का मुंह ताकना उचित नहीं समझा। उन्होंने स्वयं समाज सुधार आंदोलन का नेतृत्व का बीड़ा उठाया। तो उन्होंने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी नहीं मानूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1938 के हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था? तो एक क्वेश्चन तो यही बना गया कि हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? तो 1938 में। दूसरा ये क्वेश्चन बनता है, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बनाया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में किसने नामित किया था? तो ये ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, सी ऑप्शन है जेबी कृपलानी, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में समाजवादी का पक्ष भारी होने के कारण सुभाष चंद्र बोस एक मत से अध्यक्ष चुने गए और उनका प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखा था।
अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? ए ऑप्शन है अरविंद घोष ने, बी ऑप्शन है कृष्ण कुमार मित्र ने, सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर ने, डी ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो इसका जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी ने 13 जुलाई 1905 के अंक में सुझाया तथा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में होने वाली बैठक में पर्याप्त संकोच के साथ सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेताओं ने इसे स्वीकार किया था। अरविंद घोष ने भी अपनी स्वदेशी विचार के तहत ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था। गांधी ने जब असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था, तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, बी ऑप्शन है राम प्रसाद सिंह बिस्मिल, सी ऑप्शन है भगत सिंह, डी ऑप्शन है लाला हरदयाल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी ऑप्शन। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान क्रांतिकारी इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अदालतों में प्रवेश करते थे और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद सर्वहारा जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अदालत से बाहर आते थे। इंकलाब जिंदाबाद की रचना की अगर बात करें तो हजरत मोहानी ने की थी। पहली बार नारे के रूप में भगत सिंह ने इसका प्रयोग किया था और उन्होंने इस नारे को चर्चित बनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत होना पड़ा? ए ऑप्शन है 1905, बी ऑप्शन है 1911, सी ऑप्शन है 1947, डी ऑप्शन है 1971। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बंगाल की विभाजन की घोषणा 1905 में की गई थी तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा। फिर 19 जुलाई, और जो तारीख की बात करें तो वो 19 जुलाई थी जब 1905 जब बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। राजनीतिक विरोध के बाद 12 दिसंबर 1911 को बंगाल पुनः एकीकरण कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1971 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, सी ऑप्शन है सरोजनी नायडू, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन महात्मा गांधी। द्वितीय गोलमेज आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था सम्मेलन? तो वो हुआ था 1931 में। और इसके प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे? वो थे महात्मा गांधी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस को अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त किया। 7 सितंबर 1971 को सम्मेलन शुरू हुआ। गांधी जी एसएस राजपूताना जहाज से 12 दिसंबर को इंग्लैंड पहुंचे, जिसने मदन मोहन को राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि सरोजनी नायडू, मीराबेन और एनी बेसेंट भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। अन्य प्रमुख सदस्यों में मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, घनश्याम दास बिरला, देवदास गांधी तथा डॉक्टर अंबेडकर तथा महादेव देसाई आदि सम्मिलित थे। अगला क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है जेबी कृपलानी, डी ऑप्शन है सरदार पटेल। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय क्या था? 15 अगस्त 1947। आप सभी को पता है। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। हालांकि 1947 के अधिवेशन दिसंबर 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस बेलगांव अधिवेशन दिसंबर 1924 की अध्यक्षता की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में अध्यक्षता की और सरदार पटेल ने कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931 की अध्यक्षता की थी। तो ये भी याद रखिएगा। अगला और आज का लास्ट प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है सी रामागोपालाचारी,
डी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है जेवी कृपलानी, डी ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। झंडा समिति के अध्यक्ष, निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की थी, जिसमें झंडा समिति या तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस समिति के द्वारा 22 जुलाई 1947 को पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए भारतीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। और कल थी 22 जुलाई, तो कल था झंडा दिवस। झंडा को बने हुए 76 वर्ष हो चुके हैं, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, लाइक कीजिए। कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट कीजिए, और अगर आप कुछ सजेशन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, वीडियो में इंक्लूड किया जाएगा। और आपकी कोई क्वेरी है तो वह भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं, हिंदी की अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो रोज़ 50 क्वेश्चंस का वीडियो आता है, आप उसे भी देख सकते हैं और हिंदी तैयार कर सकते हैं।